हमने जैसे वेव ऑप्टिक्स डिस्कस किया था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वैसे तो लाइट है, लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो रे को लेके डिफाइन किए गए, समझाए आए, समझ में आए। हमारे कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो हमने वेव को लेके डिस्कस किए हैं, मतलब वेव से समझ में आए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो रेडिएशन है और मैटर है, मैटर का भी आगे आएगा कि कुछ चीज़ें हैं बहुत स्लो होती हैं, वो ट्रैवल करती हैं तो एक वेव एग्जिस्ट करती है उनके साथ साथ। जैसे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू h/p। लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेरी लाइट पार्टिकल्स, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स और जो फास्ट मूव करते हैं उनके साथ तो एक वेव एग्जिस्ट करती है। और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वेव उनकी भी होती है, लेकिन उनकी वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्लो कम होती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें वो ऐसे महसूस होते हैं कि वो एक पार्टिकल है, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्लियर हो जाएगा। और वेव ऑप्टिक्स में हमने देख लिया कि जो रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन था, डिस्पर्सन था, ये तो हमने रे ऑप्टिक्स से किए हैं। और जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये हमने किए हैं वेव ऑप्टिक्स से, ठीक है। इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट होता है, वो रे ऑप्टिक्स से होता है, पार्टिकल नेचर से होता है। लेकिन जो ब्रैग्स लॉ होता है, ब्रैग्स का जो इफेक्ट होता है वो किससे होता है? वेव से। इसी तरह पोलराइजेशन थी, वो भी वेव से समझ में आई थी। पोलराइजेशन का जो फिनोमेना था किससे समझ में आया? वेव से। तो इसलिए कुछ घटनाएं जो होती हैं वो रे की होती हैं, कुछ वेव की होती हैं। रे को मानते हैं हम एक पार्टिकल नेचर, और वेव को मानते हैं, मतलब वेव तो वेव है ही, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर जब लाइट का लिया जाता है तो पार्टिकल्स के लिए हमने लाइट को मान लिया कि पार्टिकल जो लाइट है वो मेड अप ऑफ किसका? जो लाइट का क्वांटम मेड अप ऑफ फोटोन। किससे मिलके बनी हुई है? फोटोन से। फोटोन इज द क्वांटा ऑफ लाइट या पैकेट ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की जो अगर ये वेव आ रही है तो इसका मतलब ये जो वेव है ये ऐसे ऐसे छोटे पैकेट्स के बार की तरह आ रही है, और ये पैकेट वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से। ये क्या कर रहे हैं? इनमें वाइब्रेशन हो रहा है ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा, और ये वाइब्रेशन के कारण हमने इनकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। और जितनी ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन है समझो उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो ये फोटोन है क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा या पैकेट, क्वांटा ऑफ लाइट या यूनिट ऑफ लाइट, मतलब जिससे मिलकर लाइट बनी है। तो क्वांटा ऑफ लाइट को कहा जाता है फोटोन। और ये जो फोटोन होता है ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है, यानी कि इसका मास भी जीरो होता है, नियरली इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका रेस्ट मास जीरो होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये हो गया फोटोन का नेचर। और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी अपने बेस के ऊपर, फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी, एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो ली जाएगी h न्यू, ये फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये जो फोटोन है इसमें एनर्जी है, और जब ये लाइट मतलब ये रेडिएशन किसी भी सरफेस पे गिरेगा तो ये कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ जो ये टॉपिक है इसके अंदर फोटोन का जो इफेक्ट डिस्कस है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जिक्र है इसके अंदर। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? वो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में किसी भी सरफेस के ऊपर कोई लाइट रेडिएशन गिरता है, और जब रेडिएशन गिरे किसी मेटल सरफेस के ऊपर, अगर फोटोन गिरे किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी के, ये रेडिएशन गिरे हैं, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। इससे क्या इमिट होंगे? इमिशन। तो ये है, इसलिए है ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं, और चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब इनकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर कोई करंट सेट हो जाता है दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दो प्लेट ली और धूप में रख दी और करंट फ्लो होने लग गया, ऐसा नहीं है इसका मतलब।
ये भी कब होता है, जब इस फोटोन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का दम होना चाहिए, मतलब फोटोन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होनी चाहिए। और वो कैसे पता चलेगी हमें, वो अलग अलग मेटल सरफेस की कम से कम एनर्जी होती है जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अगर उससे कम एनर्जी होगी रेडिएशन में तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। इमिशन वैसे कई टाइप के होते हैं, इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डिस्कस है। अदरवाइज थर्मोनिक इमिशन भी होता है, कोल्ड कैथोड इमिशन भी होता है, सेकेंडरी इमिशन भी होता है। सेकेंडरी मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे सरफेस पे टकराए और फिर और इलेक्ट्रॉन निकले, वो सेकेंडरी इमिशन होता है। ठीक है, कोल्ड कैथोड इमिशन में दो मेटल सरफेसेस को वेरी डिफरेंट पोटेंशियल पे, यानी उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, उस पर रख दिया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो है कोल्ड कैथोड इमिशन। थर्मोनिक इमिशन का मतलब हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। केमिकल इमिशन भी होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन इमिट करे। इसी तरह किसी चीज़ को गर्म किया जाए, किसी मेटल सरफेस को, फिर इलेक्ट्रॉन निकले, वो थर्मोनिक इमिशन होता है। तो ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब रेडिएशन का पार्टिकल। तो किसी मेटल सरफेस पे जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे जब फोटोन की एनर्जी जो है वो जो मेटल सरफेस के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा हो, और उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को कहा जाता है फाई नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन, या उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तब ये जाके फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है कि जब फोटोन की जो एनर्जी होती है वो मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, उससे के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अगर फोटोन की एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी उससे कम रहती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, उसकी एनर्जी पर्टिकुलर एटम के पास जाती है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, एक फोटोन एक ही इमिट करता है। ठीक है, फोटोन के ऊपर फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, चार्ज 0 होता है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे गामा वेव जो है, गामा रेडिएशन जो है वो एक टाइप के फोटोन है, वैसे तो वेव है। ठीक है, गामा वेव लिख, लेकिन गामा जो है पार्टिकल जो है वो क्या है कि फोटोन होता है, ना तो उसके ऊपर चार्ज होता है, उसका मास नहीं होता, और उसकी एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा। तो फोटोन ये होते हैं, और रेडिएशन की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड पर एनर्जी ज़्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अब बात है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है तो भाई रेडिएशन की एनर्जी तो है 100 जूल, और मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए हमें 40 जूल, तो बची हुई 60 कहाँ जाएगी? 100 जूल तो है एनर्जी, निकालने के लिए चाहिए 40, बच गई कितनी? 60 बच गई। 60 जूल, 60 जूल एनर्जी जो है वो कहाँ जाएगी? तो 60 जूल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, मतलब जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में आती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है h माइनस में फाई नोट। इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो है ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की इक्वेशन है ये। ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाई नोट, यानी कि 1/2 mv स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाई नोट। और फ्रीक्वेंसी है तो कोई वेवलेंथ भी होगी, और क्योंकि ये भी तो एनर्जी है, फाई नोट है, वर्क फंक्शन है, ये एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को भी मेजर अगर हमने करना है, रेडिएशन की एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो
एच है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई। एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स का कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स, क्योंकि उधर जाके नीचे सेकंड हो जाएगा ना तो जूल सेकंड, और कई बार 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड भी ले लिया जाता है। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की। और रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू से मेजर कर रखी है। वर्क फंक्शन हमारे पास फाई नोट है, यानी कि मिनिमम एनर्जी। तो उस एनर्जी के रेस्पेक्ट में भी तो कोई फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी भी से तो बता सकते हैं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और हमें चाहिए इतनी। अगर इतनी होगी तो रिमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हम इसके रेस्पेक्ट में भी कोई फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। ठीक है, एनर्जी की जगह ये रख दिया और इसके लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो हमने न्यू नोट कर दी। तो जो न्यू नोट होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए रेडिएशन की कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया? तो उस टर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नोट। ठीक है, और वेवलेंथ भी ऐसे ही मिल सकती है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। वेलोसिटी का फोटोन की स्पीड जो है लाइट की स्पीड के इक्वल मानी जाती है। ठीक है, जितने भी ये अनचार्ज पार्टिकल और ऐसे है नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका मतलब न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और न्यू नोट की जगह लिख सकते हैं लैम्डा नोट। ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जब बात आती है एनर्जी की, तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए एनर्जी ग्रेटर देन फाई नोट होनी चाहिए, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है यहाँ से, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन म्यू नोट होनी चाहिए। और यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा लेस देन लैम्डा नोट होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की, कि रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, या रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। इन तीनों के ऊपर घुमा फिरा के किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था पोलराइजेशन में कि उसकी एनर्जी इतनी है, थर्ड पोलराइज से एनर्जी 70% कितनी इमिट होगी, और यदि वर्क फंक्शन इतना है तो ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार ये थ्रेशोल्ड यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के हो गए न्यूमेरिकल। अब क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल यदि दो एंड्स के बीच में फ्लो करवा दिए जाएं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, तो एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, क्या फ्लो होने लग जाएगा? करंट। और करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, यही होती है ना। क्या इज इक्वल टू एन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। दूसरी बात आई इज इक्वल टू क्या बाई टी होता है कि कितने टाइम में कितना करंट चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब यदि हम एक मेटल सरफेस के ऊपर सोलर मतलब रेडिएशन को इंसिडेंट करवाएं और उसको जोड़ दें, इसको तो जोड़ दें हम नेगेटिव टर्मिनल से, और कोई दूसरा सामने कोई मेटल सरफेस जोड़ दें ऐसे,
इसको जोड़ दे पॉजिटिव टर्मिनल से, बीच में कोई भी हम रेजिस्टेंस लगा दे, तो यहाँ से जो रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी मूव करने के लिए, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फ्लो होंगे, तो यहाँ से कंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यूटी बन जाएगी तो ये करंट फ्लो होने लग जाएगी इस सर्किट में। इस सर्किट में अब करंट फ्लो होने लग जाएगा ऐसे ही। डायरेक्शन तो करंट की वैसे होती है, लेकिन मेन तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे है, तो ये बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सीधी सी बात है, करंट आई इज इक्वल टू क्या हुआ टी। ये देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इजिक्ट हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। जितने इमिट होंगे उतने ही फ्लो करेंगे, फ्लो करेंगे उतना ही चार्ज होगा, चार्ज फ्लो करेगा उतना ही करंट होगा। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या निकालता है, एक ही फोटोन। समझ में आया। और एक सेकंड के अंदर कितने फोटोन गिर रहे हैं यूनिट एरिया पे, टोटल फोटोन नहीं, टोटल सरफेस पे नहीं, एक सेकंड में यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, उस टर्म को कहा जाता है इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एक फोटोन है एनर्जी, और एनर्जी एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिर रही है, ये होगी वाट, पावर। समझ में आया। और यूनिट एरिया पे, तो इसका मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसको कहा जाता है इंटेंसिटी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितने फोटोन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, यानी कि आई, इसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लिया। आई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और आई का मतलब है इंटेंसिटी। तो इसका मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन जो है प्रोवाइडेड, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट। ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जा सकता है कैसे, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस मेटल सरफेस से, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर इस सरफेस पे आएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से पॉजिटिव चार्ज इस रेजिस्टेंस में कंपनसेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंज्यूम हो रही है एनर्जी। समझ में आया। तो ये फोटो एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये तो डिस्कस होगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट। समझ में आया। कई बार अब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब तक डिपेंड करता है जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। लेकिन उसके बाद है किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे,
कि भाई एक फोटोन गिर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 20 गिर रहे हैं तो 20 निकलेंगे, 100 गिर रहे हैं तो 100। कहने का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ बनेगा कि यहाँ तक तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ तक तो ये फ्रीक्वेंसी म्यू नोट थी, तो जब तक फ्रीक्वेंसी म्यू नोट से कम है फोटोन ही नहीं निकलने, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलने। इलेक्ट्रॉन ना निकलेंगे तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेगी तो सीधी सी बात 100 गिर रहे हैं तो 100 और 50 गिर रहे हैं तो 50, यानी कि फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे वेरी करता है। ठीक है, रही बात टाइम की, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। ये क्या होती है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत स्मॉल टाइम में कांस्टेंट हो जाता है, वेरी स्मॉल टाइम में 10⁻⁻⁹ सेकंड के करीब टाइम में करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। मतलब रेडिएशन गिरते ही थोड़े से टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो करंट मैक्सिमम सैचुरेट हो जाता है। ये ग्राफ हो गए हमारे किसके? करंट के, इंटेंसिटी के, करंट के और फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बस इतना ही रहता है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आई थी उससे फोटोन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है कि भाई 1/2mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस में फाई नोट या h न्यू नोट। अब जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी तब तक तो फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं। उसके बाद जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, सीधी बात है, ये हमने 40 सेट कर ली। अगर इसको करते हैं 60 तो आंसर आता है हमारे पास 20। इसको करते हैं 70 तो आंसर आता है हमारे पास 30। इसको करते हैं हम 100 तो आंसर आता है हमारे पास 60। कहने का मतलब ये एनर्जी जितनी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन कब बढ़ेगी? कम से कम 40 तो होनी चाहिए, यानी कि म्यू नोट के बराबर तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू नोट के करीब है, इससे पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, और इस ग्राफ को अगर हम पीछे ले जाते हैं तो हमें मिलता है फाई नोट। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर पीछे बढ़ाएं तो जहाँ भी ये टकराएगा जाके ये लाइन, वहाँ पे हमें फाई नोट मिलेगा, यानी कि वर्क फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी ग्राफ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास इक्वेशन है ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में फाई नोट। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद फ्रीक्वेंसी, यानी कि डी ई के बाई डी न्यू। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एच और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग जो है इसलिए होता कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा? h बच जाएगा। फ्रीक्वेंसी का 1 हो गया, म्यू के रेस्पेक्ट में किया था हमने, तो इसका मतलब हमारे पास h की वैल्यू ये आ गई, ये भी कांस्टेंट है। तो या तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है उससे हमने वर्क फंक्शन निकालना है, ना कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ का स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन डी ई बाई डी के, तो इस ग्राफ की स्लोप निकाल लेंगे कहीं पर भी। यहाँ पे कहीं पर भी निकाले तो सिंपल है, मतलब ये एंगल फाई है तो टेन फाई की वैल्यू अगर निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और बेस की तरफ क्या है?
फ्रीक्वेंसी। तो डी ई बाई डी के हमारे पास क्या देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट देगा। ठीक है, समझ में आया। इस ग्राफ की दूसरी फॉर्म भी चेंज हो सकती है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mv²। और उस केस में जो है हमने h निकालना है, तो इसका फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये 1/2 m रहेगा और ये 2v dv/d²। तो इधर तो h ही आना है, तो फिर यहाँ से भी प्लैंक्स कांस्टेंट या मास या वेलोसिटी वगैरह निकाली जा सकती है, लेकिन फिर उसमें वेलोसिटी का ग्राफ देना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नहीं होगा। फिर वो हमने लेना पड़ेगा वेलोसिटी का ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ ऐसे होगा, फिर हो तो गा यहीं से वो। ये फिर जो v² का ग्राफ है ना, ये v का है, तो v² का ग्राफ जो होगा म्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये थोड़ा सी इस टाइप का होगा v² का ग्राफ। तो इसमें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमने कोई भी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी और फिर एक स्लोप लेना पड़ेगा, यानी कि dv/d²। इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी का स्लोप लेंगे, ये वेलोसिटी लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी आ रही है, और मास लेंगे इलेक्ट्रॉन का। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया mv dv/d² h। और mv वैसे मोमेंटम भी, अगर मोमेंटम गिवन है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/d² h। तो वहाँ पर अगर vm दे रखा है तो v की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसी पॉइंट के ऊपर जो है वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लेना पड़ेगा, हमने स्लोप लेनी पड़ेगी इसकी, यानी कि tan थीटा लेना पड़ेगा, और फिर हम जो है इसमें रख देंगे, यानी कि dv/d² की जगह हम tan थीटा रख देंगे। तो h की वैल्यू ये हो जाएगी mv × tan थीटा। ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट है वो कल डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई।